दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा टावर ऑफ लंदन। इस इमारत का निर्माण सन 1078 में विलियम्स ने करवाया था। यह इमारत को बनने में फ्रांस ने बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है। इस परिसर में और भी कई इमारतें। एक शानदार समय था जब ये ब्रिटेन का शाही महल था। बता दें आपको कि एक दौर में ये इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार भी था। यह महल अनेक मृत्युदंड तथा हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं। लोग उन्हें भूत प्रेत या आत्माओं का नाम देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सजा के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून 1491 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक था जो कि अपने जन्म से लेकर अपने मौत तक लंदन का शासक बना रहा। भूत टावर ऑफ लंदन में शासक के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो अविस्मरणीय था वो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समय अनुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। ये लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार थे। हेनरी हाउस ऑफ ट्यूमर के द्वितीय राजा थे, जो कि अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए। अपने 6 विवाह के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका लिए भी जाने जाता है। हेनरी की कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सज़ा सुना दी। हेनरी की पहली पत्नी एनारन की कैथरीन थी। दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलेन थी। हेनरी को इस समय एक उत्तराधिकारी यानी बेटी की जरूरत थी। उस समय एनी बोलेन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए। लेकिन यही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नवागार गुजरा। उसने एनी को मौत की सज़ा सुना दी। इस घटना के बाद एनी खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर पर घुटने के बल बैठ गई। एक बड़े से फरसे से उसका सिर कलम कर दिया गया। एनी की मौत के बाद हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी। वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफ़ेद साये को देखा, जो कि देखने में एकदम रानी की तरह लग रहा था। लेकिन उसका सिर धड़ से दड़पण नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़ी घूम रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि जो तारीख थी, यानी कि 12 फरवरी सन 1554 में थी, और एनी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जेन ग्रे का सिर कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलेन और लेडी जेन ग्रे अक्सर लंदन के इस भव्य टावर में देखी जाने लगी। टावर के बारे में भूत प्रेत की धारणा। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे में जहाँ लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वही इस इमारत को अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। एनी बोलिन और जेन ग्रे के अलावा भी अन्य लोगों ने कई आत्माएं इस टावर में बेखौफ घूमती रहती है। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी की मौत की सज़ा सुनाई गई। इस पर आरोप था इसने बही खातों के साथ छेड़छाड़ की। इसके लिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वह निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में देखा जाता है। उसका शरीर शत विशत होता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। टावर में भालू। इस टावर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवर को बांध कर रखा जाता था और महज मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी तृतीय को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू दिया था। इस भालू को टेम्स नदी के किनारे से मछलियों को खाना दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उसे महल से हटा दिया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में इस भालू की छाया को घूमते हुए देखा जा सकता है। टावर के संरक्षक कौवे। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, इतनी बड़ी इमारत के संरक्षक भला कौवे कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। इस टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवों के कंधों पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन ये टावर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। इन कौवों की स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा जाता है। ये कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। इनमें से एक की मौत 44 साल की उम्र में हुई थी। इमारत के कैदी और यातनाएँ। ये इमारत हजारों कैदियों, उनकी सज़ा, उनकी मौत की गवाह है। हम आपको कुछ कैदियों के नाम बता रहे हैं जो कि आज से लगभग 900 साल पहले इस इमारत की कैद में थे। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था, जैसे कि रोनाल्ड फ्लेमर्ड, जो कि एक मंत्री थे, स्कॉट के राजा जॉन बलिओल, जॉर्ज ड्यूक राजा का भाई, एडवर्ड पंचम राजकुमार, एने एक्सू महिला कैदी, हीप ड्रेपर जादूगर, जॉन गरेल संत। ये ऐसे लोग थे जिन्हें इस इमारत में अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा गया था। इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातनाएं दी जाती थी,
कभी कभी कैदी को जिंदा जलाया जाता था, उनके शरीर के टुकड़ों को काट कर फेंक दिया जाता था। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। ये एक रोमांचक दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। ये इमारत आपको उस दूर में ले जाने के लिए सक्षम है, सक्षम है, सक्षम है। खंडहर महल। एक खंडहर महल था। बाहर से देखने में बिल्कुल उजाड़, पर भीतर इतना आलीशान था कि राजा महाराजों के महल भी शर्मा जाए। उसका बहुत कम लोगों को पता था। लोग इस खंडहर महल के पास जाने से भी कतरा थे। दिन रात मौत से जूझने वाले जंगली पहाड़ी लोग भी खंडहर के महल में पास जाने में डरते थे। वह महल आसाम के घने जंगलों के बीच बना हुआ था। इन्हीं जंगलों से लगी सुंदरपुर नाम की एक बस्ती थी। इस बस्ती में लालचंद नामक एक धनवान आदमी रहता। लालचंद के 2 पुत्र थे। एक पुत्र था जिसका नाम राजू था, एक पुत्री थी जिसे बहुत प्यार करता था, मानू कहकर बुलाता था। लालचंद चाहता था उसके दोनों बच्चे वीर और साहसी बने, इसलिए वो उन्हें दुनिया के वीर और साहसी पुरुषों की कहानियां सुनाता। उसने एक छोटा नकली टेलीविज़न भी खरीद लिया। राजू और मानू उस टेलीविज़न से बहुत प्यार करते थे। लालचंद ने राजू और मानू के लिए 2 सुंदर घोड़े खरीद लिए। उन्हें घुड़सवारी सिखाने के लिए नौकर भी रख लिया। वह उन्हें जंगल में लगे मैदान घुड़सवारी सिखाया करता। एक दिन राजू और मानू अकेले घुड़सवारी करने निकल गए। राहों में राजू को एक दोस्त मिल गया। वो उससे बातें करने लगा। उधर मानू अकेले आगे बढ़ गई। बातों में राजू ऐसा खो गया, उसे किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। अंत में बहुत देर हो गई तो मित्र ने उससे विदा ली। अब राजू को मानू का ध्यान आया। मानू को पास न पाकर राजू ने समझा वह घर लौट गई होगी। वह भी घर लौट गया। घर लौटने पर उसे पता चला मानू अभी तक घर नहीं लौटी। इतने में लालचंद भी घर आ गया। जब उसे मालूम पड़ा कि मानू अभी तक घर नहीं आई तो वह चिंतित हो उठा। फिर भी उसने प्रतीक्षा करना ठीक समझा। जब पूरी रात भी गुजर गई, मानू नहीं आई तो लालचंद परेशान हो गया। उसने फौरन पुलिस को खबर दी। उसने पूरे शहर में डुगडुगी भी पिटवा दी कि मानू को जीवित ढूंढ लाएगा, उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। 3 दिन बीत गए, कोई व्यक्ति मानू को ढूंढ कर न ला सका। राजू मन ही मन निश्चित कर लिया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे वह एक चाकू लेकर घोड़े पर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। थोड़ी दूर पर राजू को एक नदी दिखाई दी। उसका पानी सूर्य की किरणों के प्रकाश में सुनहला सुनहला चमक रहा था। उसने अपना घोड़ा उधर ही घुमा दिया। अचानक खरखर की आवाज़ आई तो उसने सिर घुमाकर देखा। 4 कबीले वाले घोड़े उसके पास खड़े थे। कबीले वालों को देखकर वह थोड़ा सहम गया। उन चारों का रंग बिल्कुल स्याह था। सिर पर तरह तरह के पंख लगे हुए थे। कमर के नीचे से वह किसी जानवर की हल्का वस्त्र पहने थे। लालचंद ने राजू को जंगली कबीले वालों की कुछ बोलियां भी सिखा दी थी। राजू ने एक बोली में कबीले वालों से पूछा, क्या तुमने किसी लड़की को देखा? चारों कबीले वाले राजू को अपनी बोली में प्यार कर बात करते देख आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने कहा, हमने किसी लड़की को नहीं देखा। फिर उन्होंने राजू से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन उस खंडहर महल में चली गई? राजू ने चौंक कर कहा, खंडहर महल कहाँ है? ये खंडहर महल। कबीले वालों ने जंगल की तरफ बहुत दूर बनी एक छोटी फूटी इमारत की तरफ संकेत करते हुए कहा, वह इमारत खंडहर महल के नाम से मशहूर है। तुम भूल कर भी उधर मत जाना, वहाँ जाकर कोई भी वापस नहीं लौटता। इतना कहकर कबीले वाले वहाँ से चले गए। राजू वही नदी किनारे बैठ गया, गहरी सोच में पड़ गया। अचानक उसकी नदी पानी पर पड़ी तो वह चौंक उठा। एक रंगीन कपड़ा पानी में बह रहा था। उसने सोचा, यही कपड़ा मेरी मानू का पट्टा तो नहीं? शायद वह वहाँ पर गिर गया। उसने थोड़ी घोड़ी पर चढ़कर पेट से एक लंबी मजबूत टहनी तोड़ी, उसे उस कपड़े को खींचने लगा। राजू को पता चल गया कि कपड़ा मानू का दुपट्टा नहीं। राजू को राहत मिली, पर अगले क्षण उसके मन में प्रश्न उठना, आखिर कपड़ा यहाँ पर कैसे? ऐसी सोच विचार में पड़ा हुआ था। उसने खंडहर महल की तरफ याद आई। घोड़े पर सवार होकर वह खंडहर महल की तरफ चल दिया। शाम हो गई। जंगल में पहले से अंधेरा होने लगा। 2-3 घंटे चलने के बाद वह खंडहर महल के पास पहुंच गया। एकाएक उसे बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। शायद उसके घोड़े की टाप की आवाज़ उन्होंने सुन ली हो। वह डरा नहीं आगे बढ़ता गया, पर जो इसका घोड़ा खंडहर महल के नज़दीक पहुंचा, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी बढ़ती गई, परंतु कोई भी कुत्ता उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे ताज्जुब हुआ। जब राजू खंडहर महल के पास काफ़ी गया तो उसने देखा 50-60 शिकारी कुत्ते मोटी मोटी जंजीरों से बंधे। कुछ दूरी पर एक मोटा साधारण सा आदमी खड़ा है। राजू को देखते ही चिल्लाकर बोला, आइए राजू साहब। महल के भीतर चलिए। राजू चौंक उठा। इस व्यक्ति को मेरा नाम कैसे पता पड़ा? महल की शांत होकर देखकर राजू दंग रह गया। लगता है जैसे किसी बड़े देश के राजा का महल हो। यहाँ अनेक यंत्र भी लगे थे, टेलीविज़न भी रखा था। राजू इसी सोच विचार में डूबा कि यह मोटे से व्यक्ति ने कहा, राजू हम लोग व्यापारी है, दूसरे देशों से धन दौलत कीमती चीज़ों का व्यापार करते, इसलिए हम साहसी लोगों की बड़ी कदर करते। तुम भी हमारे साथ रहो, अच्छा रहेगा। अगर हमारे साथ रहकर हमारा काम नहीं करोगे तो कहते कहते वह आदमी रुक गया। उसकी बात सुनकर राजू सन रह गया। अब रहस्य कुछ खुलने लगा। राजू को उस तस्कर व्यापारियों की कहानियाँ याद आ गई, जो चोरी छिपे देश को करोड़ों अरबों का रुपये का माल बाहर ले जाते और बाहर से
देश में लाते। इसी बीच एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहाँ भड़कीली पोशाकें पहनी लड़कियां खाना परोस रही थी। एक बड़ा डाइनिंग टेबल था, उसके चारों ओर रखी कुर्सियों पर लोग बैठे थे। कुछ कुर्सियां खाली थी। उस व्यक्ति ने राजू कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। जैसे ही खाना चालू हुआ, राजू को कुछ आर्ट से सुनाई दी। कुछ लोग बाहर से आ रहे थे। उनमें से 2 लड़कियां थी। इसमें से एक लड़की को देखती राजू चौंक उठा। वहाँ मानू इतनी में मानू के साथ व्यक्ति ने एक बड़ा सा बैग खोला तो ढेर सारे हीरे जवाहरात चमक उठे। जब वे सब माल देखने में मशगूल थे, राजू की निगाह मानू से मिली। उसने आंखों आंख से उसे बताने की कोशिश की। राजू को देखते ही मानू का चेहरा प्रसन्नता से खिल, पर राजू की आंखों का संकेत पाकर वो उदास होने का अभिनय करने लगी। राजू ने तत्काल एक योजना बना ली और फिर नकली उबासियां लेने लगा। उसकी नींद भरी आंखें देखकर लाल पोशाक वाले आदमी ने कहा, मेहमान को कमरे में ले जा खातिर करो। 2 व्यक्ति उसी कमरे में गए। उस कमरे के बीच में बड़ा सुंदर पलंग पड़ा था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, केवल 2 रोशनदान थे। उन लोगों ने राजू को पलंग पर बिठा दिया। उसने भी आंखें मूंद ली। दोनों व्यक्ति बाहर चले गए। बाहर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आते ही राजू पलंग पर से कूद पड़ा। उसने रोशनदानों तक पहुंचने के लिए चाकू से दीवार पर छोटे छोटे गड्ढे बना लिए। फिर उन्हीं छेदों पर पैर रखकर वह रोशनदान तक पहुंच गया। अचानक एक जोर की आवाज़ हुई और राजू चौंक उठा। उसने देखा कमरे के बीच की ज़मीन जहाँ पर पलंग पड़ा हुआ था तिरछी होती जा रही। पलंग भी उलट रहा है। उसने रोशनदान के जंगल को कसकर पकड़ लिया। राजू ने देखा ज़मीन के अंदर एक खो हो गई है। उस खो से कुछ ऐसी तेज़ आवाज़ आ रही है मानो वह कोई तेज़ झरना गिरा हो। थोड़ी देर में खो अपने आप बंद हो गई। फर्श सीधा हो गया। पलंग भी अपनी जगह से सीधा हो गया। सब 1 मिनट में हो गया। अब राजू को समझ में कबीला वालों की बात है, यहाँ से कोई क्यों नहीं वापस लौट पाता। नदी में फंसे कपड़े का भी रहस्य समझ में आया कि यहाँ से बाहर कोई क्यों नहीं जाता। अब उसका सांस और भी बढ़ गया था। उसने रोशनदान से झांककर देखा। दूसरी तरफ उसे कमरा नजर आया। उसने देखा कमरे में 3-4 लड़कियों से घिरी मानू बेटी रो रही है। वह परेशान उठा। फिर वह रोशनदान से नीचे उतरा और दूसरे रोशनदान पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। काफ़ी मुश्किल से दूसरे रोशनदान तक पहुंचा। दूसरे रोशनदान से उसने झाँका तो उसे आग जलती हुई दिखाई दी। वह समझ गया कि सत्य से बाहर निकल सकता है। रोशनदान की सलाखें लकड़ी की थी। चाकू से सलाखों को काट लिया और बाहर निकला। अब तो सारा मामला आसान था। राजू जंगल में लुकता छिपता सुंदरपुर पहुंच गया। जो उसने अपने पिताजी की सारी बातें बताई। लालचंद ने उसी समय अपने शहर के पुलिस दरोगा से बात की। कुछ ही घंटों में भीतर सब खंडर महल के पास पहुंच गए। पुलिस को देखते ही महल में रहने वाले लोगों ने शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया, पर लालचंद ने तुरंत गुड़ की भेलियाँ कुत्तों के सामने फेंकवा दिए। कुत्ते बड़े चाव से उसे खाने लगे। ये देखकर बदमाशों ने हथियार डाल दिए। राजू ने अंदर जाकर मानो और उसके साथ कैद 8 लड़कियों को छुड़ाया। खंडर के महल का राज खुल गया था। उसका सारा श्रेय राजू को साहस को जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।